नमस्कार बच्चों, फिर एक बार आप सभी का इस शिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने भूगोल विषय को लेकर हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप एवं तृतीयक क्रियाकलाप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और प्राइमरी और सेकेंडरी के विषय में हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम टर्सरी एक्टिविटीज़ जो तृतीय क्रियाकलाप है उसको पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे थे हम लोग। और जो पिछली कक्षा में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ लिए और उसका जो अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो परिवहन सेवा है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और परिवहन सेवा का कुछ अंश जो अभी जो है वो रह गए हैं, जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और उसी को जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और वो है परिवहन सेवाओं के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंतर्गत दे रहे हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे कि फैक्टर्स, विच फैक्टर्स affecting the transportation services, किस तरह से फैक्टर्स है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को अफेक्ट करते हैं, जो तत्व है, क्या तत्व है, देखते हैं। इसमें अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो पॉपुलेशन जो है फर्स्ट फैक्टर है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी जो परिवहन के जो सेवाएं हैं उसको प्रभावित करता है। जैसे जहाँ पर लोग हैं वहीं पर परिवहन होगा, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन परिवहन जो है वो लोगों के आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का जो आकार है वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा आकार होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, वो अधिक आवश्यकता होगा। और इस तरह से जो है ये जो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको वो प्रभावित करेगा। ये हो गया पहला। दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरा फैक्टर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो जितना जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका संबंध सीधा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है। जिस देश में जितना अधिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, जो सेवाएं अच्छा रहेगा, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि दोनों का संबंध है। मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आर्थिक जो भी क्रियाएँ हैं वे सब तभी जो है वो कारगर और सही होंगे जब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। इस तरह से जैसे कारगर में तात्पर्य क्या है यहाँ पर, अगर हम सामान को खरीद फरोख्त करते हैं तो उनके लिए सामान लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही होना, वो जितना तक सही होगा, जहाँ पर उगता है वहाँ से लेकर उपभोक्ता तक, यानी कि जो कंज्यूमर तक जाने तक का ये ट्रांसपोर्टेशन अगर सही है तो सामान आसानी से होगा। और इस तरह से जो है किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ का जो परिवहन है वो उसको प्रभावित करेगा। अगर हम विकसित देशों की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग बिल्कुल एक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जाल से फैल गया है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे वो रेलवे का जाल हो, जो हर चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा विकास जब वो ट्रांसपोर्ट में देते हैं ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर कर सके। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द वन ऑफ द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर पर्टिकुलर एरिया। एंड द नेक्स्ट वन इज़, इसके बाद जो हम जो तीसरा जो देखते हैं, तीसरा जो पॉइंट होगा वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर। इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर।
यानी कि वो जो पर्टिकुलर देश तो ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरह से खर्चा करता है, यानी कि किस हद तक वो खर्च किया, मतलब जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि वहाँ का जो सुस्त और दुरुस्त रहेगा वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग जो एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ का सरकार अगर ज़्यादा खर्चा किया है तो वहाँ के दामों में अगर कम करता है, जैसे अभी पिछले विगत 50 सालों से हम लोग देखते हैं, विगत कुछ देशों कुछ 10 सालों से देखते हैं हम लोग भारत में भी जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हुआ है और उसके दामों में कमी आया है। आज हम देखते हैं हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गया है, साधारण व्यक्ति भी हवाई यात्रा करना शुरू कर दिया है। कारण क्या है, इसमें सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो अधिक करना, यानी कि दामों में कमी करना। दाम कम हो जाता है तो साधारण लोग भी उस ट्रांसपोर्टेशन को जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो तत्व है हमारे सामने आता है, जो वो है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का तात्पर्य क्या है कि जितना तेजी से अगर हम परिवहन सेवाओं को रखेंगे, जितना तेज वाले परिवहन सेवाओं का विकास करेंगे, हम लोग डेवलप करेंगे, तो वो उतना ही अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, जैसे अभी देखते हैं, क्योंकि जो भी उत्पादन है साधारणतः हमारे भोजन का एक हिस्सा रहता है, फल, सब्जियां, दूध से बने हुई वस्तुएं, ये सारा चीज़ जो है वो ये हिस्सा है हमारा भोजन का। तो हम क्या चाहते हैं, देखिए आज हम फल अगर उगाते हैं, फल को काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, तो वो एक समय सीमा होता है कि भाई ये समय तक वहाँ तक पहुँच जाए। अगर उस समय सीमा तक सब्जी वहाँ नहीं पहुँचा, फल नहीं पहुँचे या दूध नहीं पहुँचा तो खराब होने के चांसेस है। अगर खराब हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। और दूसरी बात क्या है, जब ये मार्केट में अगर पहुँच जाएंगे, देर से पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, तो मार्केट में इसका भाव जो है बढ़ जाएगा, ये भी उसका प्रभाव है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्पीड, अगर जल्दी से पहुंचाने वाले साधन हमारे पास है तो हम आसानी से इन चीज़ों को है वो ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, और वो ग्राहक तो ऑटोमेटिक वो ले ही लेगा। तो इस तरह से द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे, एक और फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है, वो है रिलीफ। रिलीफ की बात करें, जहाँ पर ये रिलीफ जो है वो खास करके ये उच्चावच बोलते हैं, उच्चावच, यानी कि साधारणतः जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम प्लेन एरिया है तो उसको बनाने में आसानी होगा, लेकिन जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है या ऊंच नीचे ज़मीन है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर जो खर्चा है बनाने के लिए, रोड, सड़क बनाने हो, चाहे वो रेलवे बिछाने हो, तो अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर बिछाना इसे बहुत मुश्किल होगा। और अगर मान लीजिए अगर नगर बस भी जाता है तो उस नगर में जो सामान है, जो जो आवश्यक सामान है, जो कच्चा माल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कच्चा माल वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा उस इंडस्ट्री तक। तो इस तरह से ये तीनों को जो है, ये रिलीफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन को। और रिलीफ जितना, यानी कि समतल प्लेस है तो आसानी से और अधिक मात्रा में अच्छे से जो है वो वहाँ के जो परिवहन सेवा को जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन जो सेवा है, जो परिवहन सेवा जो है वो समाप्त होता है, टर्सरी एक्टिविटी का एक पार्ट था ये। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विस भी जो है वो टर्सरी एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है जो ट्रांसपोर्ट के बाद। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कम्युनिकेशन क्या होता है, जो संचार व्यवस्था है, संचार व्यवस्था बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। तो ये असल में है क्या कम्युनिकेशन? देखिए, कम्युनिकेशन जो व्यवस्था है वो साधारणतः शब्दों का या फिर अपने विचारों को, जो फैक्ट्स है, जो आइडिया है, जो नए नए जो बनते हैं,
तो उनको एक दूसरे तरफ जो ट्रांसमिट करना, पहुंचाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना, बस यही तो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है, अगर हम इसके इतिहास के जरों से अगर देखें कम्युनिकेशन को, तो उस समय क्या पाएंगे हम लोग कि कम्युनिकेशन साधारणतया कोई ना कोई एक जो परिवहन सेवा है, जो परिवहन है, परिवहन के द्वारा ही इसको पहुंचाते थे पहले। यानी कि सीधे संबंध जो है कम्युनिकेशन का परिवहन के साथ है। हर कोई परिवहन जो है वो संचार की जो सेवाएं हैं वो भी प्रदान करता है, इसका मतलब यानी कि उसी के थ्रू से पहुंचाते हैं हम लोग। पहले क्या करते थे, संचार को पहुंचाने के लिए, कोई समाचार को पहुंचाने के लिए जानवरों का, पक्षियों का, इवन उस समय राज दरबार था, दरबारियों को बेचते थे, भाई ये पहुंचाना है खबर को, तो उस समय लगता था। लेकिन आज हम देखेंगे बिल्कुल आधुनिक समाज में, मॉडर्न एज में, इस कम्युनिकेशन ने बहुत प्रगति कर लिया, बहुत डेवलप कर लिया है। और आज हम लगभग यहीं पर बैठे बैठे दुनिया के हर किसी कोने से हम लोग संचार व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, जहाँ पर जिस देश में जो ट्रांसपोर्ट है अगर वो अच्छा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत जाल फैला हुआ है, इसका मतलब समझिए कि वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा है और इजीली जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक है। तो कम्युनिकेशन के अभी हम लोग देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे क्या क्या आता है। फर्स्ट में देखेंगे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट है। ये इनोवेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट में क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम अपने व्यवस्था को, यानी कि अपने यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक पहले क्या होता था, टेलीग्राम भेजते थे हम लोग, यहाँ से भेजे वहाँ पहुँचेगा, लेकिन वो टेलीग्राम लेट से पहुँचता था क्योंकि उस टाइप करते। लेकिन अभी टेलीकम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया, अब वो मिनटों में पहुँच जाता है। कोई भी मैसेज को हम यहाँ से भेजेंगे वहाँ पर पहुँच जाएगा वो मैसेज। इसके बाद दूसरा देखते हैं जो सेकंड है वो है, अगर हम बात करें तो ये नया है, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में साधारणतः देखते हैं जैसे हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोबाइल फ़ोन से हम आसानी से हम अपनी बात को दूसरे तक या मैसेज को भेज सकते हैं साधारणतः, और इसका कारण अभी लगे पड़े हम लोग, संलग्न है इसमें हम लोग। न्यू, ये सब जो है न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरी बात करेंगे हम लोग तो देखते हैं रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो टेलीविज़न की बात करें तो ये मास कम्युनिकेशन है, यानी कि कई लोग एक साथ बैठकर या रेडियो को सुन सकते हैं और टीवी भी जो उसका आनंद भी ले सकते हैं। इसको मास मीडिया भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मास मीडिया है ये जो आसानी से खास करके कई लोगों को एक साथ अपने कम्युनिकेट करने में सक्षम है, रेडियो एंड टेलीविज़न। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर एक आसान माध्यम है। हम देखते हैं आजकल क्या होता है, सुबह उठते साथ हर आदमी के हाथ में जो है थम जाता है न्यूज़पेपर, ये भी एक सेवा है। दूसरा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा न्यूज़पेपर के अलावा आज और एक है, वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट की बात जहाँ तक है तो ये लगभग सब जानते हैं सैटेलाइट क्या है। और सैटेलाइट आने के बाद एक ग्लोबल विलेज बन गया, पूरा विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। और हम इस ग्लोब में कहीं पर भी कोई भी घटना हो तो सैटेलाइट के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। सारे सैटेलाइट को अगर जोड़ेंगे तो हम बिल्कुल उस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। और आगे मान लीजिए अमेरिका में कोई गेम खेला जा रहा है, खेल हो रहा है, तो हम यहीं पर भारत से बैठे बैठे सैटेलाइट के थ्रू से भी हम लिंक जो है जोड़ सकते हैं और वो उसको देख सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। और इसके अलावा एक और है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट लगभग
सब परिचित है इंटरनेट से। तो इंटरनेट जो है वो घर घर में वाकिफ़ है। अभी बच्चा बच्चा जो है वो इंटरनेट से ही पढ़ता है। खास करके आज जो स्थिति है हमारा कोविड-19 जो महामारी है, तो आज महामारी का से जो बचाव का एक बहुत बड़ा पुख्ता एक तरीका है वो है इंटरनेट। और इस इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई जो है वो करते जारी रखते हैं। और इंटरनेट शायद नहीं रहता तो आज हम बिल्कुल मतलब बिना पढ़े ही जो है रहना पड़ता था। तो एक अच्छा उदाहरण है इंटरनेट का। तीसरा ये हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ये सेवाएं हैं जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन सर्विस के अलावा अदर सर्विसेज की बात करें, जो दूसरी सेवाएं हैं, वो दूसरी सेवाएं क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग टर्शियरी के अंतर्गत। अदर सर्विसेज या सर्विसेज बोल सकते हैं, अदर सर्विसेज। इसमें पहला जो सर्विसेज है जो देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, बैंक भी बोल सकते हैं। बैंकिंग भी जो है वो इसके अंतर्गत आता है। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स वित्तीय संस्थाएं और बैंक। आप सब जानते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हम साधारणतया जो पैसों का जो लेन देन है, लोगों के बीच में जो क्रय विक्रय होता है, जो खरीद फरोख्त होता है, तो ये इसी के माध्यम से हम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। और यही संस्थाएं जो है वो मदद करती है, दूसरी सेवाएं प्रदान करती है जो बैंक वगैरह। और इसमें जो है उनकी भूमिका बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज है। जो इंश्योरेंस कंपनी से जो जीवन जो बीमा, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो हमारे जीवन के रहते हुए भी जीवन के बाद में भी जो है वो इंश्योरेंस देने का वो बहाना एक अच्छा माध्यम है। इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो देते हैं। इसके अलावा एक होता है रियल इस्टेट। ये भी जो है वो रियल इस्टेट आप सब जानते हैं। रियल इस्टेट का संबंध जो है वो लैंड जो प्रॉपर्टी है और इसके अलावा बिल्डिंग जो घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है रियल इस्टेट में। दैट मीन्स रियल इस्टेट इज ए प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग अलॉन्ग विथ नेचुरल रिसोर्सेज, ये होता है। तो ये हो गया रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के माध्यम से भी हम जो है जो कोई भी भूमि ज़मीन को खरीद सकते हैं या फिर बिल्डिंग बना सकते हैं, इस तरह से ये भी सेवाएं जो है वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी सेवाएं को देखते हैं हम लोग। अगर हम इंडिविजुअल सेवाएं हैं, इसके अलावा हम लोग इंडिविजुअल सेवा में बोल सकते हैं हम लोग प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल सेवा में कहाँ में आएगा, जैसे इंडिविजुअल या प्रोफेशनल सेवाएं कहाँ होता है, टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब जो है वो या तो इंडिविजुअल आपकी सेवा को देता है या फिर आपको कोई ना कोई जो है वो प्रोफेशन के रूप में जो है वो सेवा जो है वो प्रदान करता है। ये जो है अदर सर्विसेज में आते हैं। और इसमें भी हम लोग देखेंगे इसमें जो है 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइवेट, जो प्राइवेट सेवाएं हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट, जो सरकारी होता है, यानी कि गवर्नमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो टीचर या फिर डॉक्टर या फिर वो जो है गवर्नमेंट के थ्रू से यानी कि सरकार के माध्यम से भी जो है ये सेवाएं जो वो प्रदान होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है वो कई तरह की सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। इस तरह से ये जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ का ये भी एक प्रमुख हिस्सा है जो सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ में खास करके 4 चीज़ जो है वो हम लोगों ने देखे। खास करके ट्रेड एंड कॉमर्स जो पहले हम लोगों ने तय कर दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी हमने पूरा का पूरा जो डिटेल्स पढ़ लिए। इसके बाद आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के जितना भी है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सब पढ़ लिया हम लोग। इसके अलावा जो सेवाएं हैं
जो अदर सर्विसेज है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेकर इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, जितने भी है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी कि अब हम जो खास करके जो है एक्टिविटीज़, जो टर्सरी एक्टिविटीज़ है वो यहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद टर्सरी एक्टिविटीज़ के साथ एक और एक्टिविटीज़ जुड़ता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल हमारे पास है इन टर्सरी एक्टिविटीज़ का, और उस एग्जांपल को हम पढ़ेंगे हम लोग, वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो वो एक सेवा ले लेते हैं टर्सरी एक्टिविटीज़ का, वो है टूरिज़्म। टूरिज्म यानी कि पर्यटन, इसको बोलते हैं हम लोग पर्यटन। पर्यटन की जहाँ तक पर्यटन की बात है, पर्यटन होता क्या, अभी देखते हैं टूरिज्म में होता क्या, पर्यटन क्या होता है। आपको वैसे साधारणतः मैं बता दूं, आज के इस आधुनिक समय में जो विकसित देशों को और हम लोग देखें, या फिर जो तृतीयक जो सेवा टर्सरी एक्टिविटीज़ है, और जो उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में टूरिज्म की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए पीपल टेम्पररली फ्रॉम देयर रेसिडेंस और द प्लेस ऑफ वर्क टू अदर प्लेस टू लिव देयर टेम्पररली एंड इन्वॉल्व देमसेल्व्स entertainment and other activities is called tourism। यानी कि कोई भी लोग जब अपने स्थान को छोड़कर, अपने रहने के स्थान को छोड़कर, या फिर अपने कार्यस्थल को छोड़कर किसी और स्थल की ओर अस्थायी रूप से रहने के लिए जाते हैं और वहाँ के वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं, या फिर अपने आप को उसमें डाल लेते हैं और इसमें वो मनोरंजन प्राप्त करते हैं, बस वही तो है पर्यटन। और ये पर्यटन जो है वो भूमिका आज के जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में उनकी एक भूमिका है। अगर हम सही से देखेंगे तो पर्यटन जो है, खास करके कोई देश ऐसे भी है जहाँ पर पूरे की पूरी जो व्यवस्था है वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करता है, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करता है। उस तरह का उसका जो है आगे का हम लोग पढ़ेंगे क्या है। और आगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे, प्रकार की बात करेंगे हम लोग। पर्यटन के प्रकार में देखेंगे कुछ खास प्रकार के जो है पर्यटन है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे भी बताऊंगा। एडवेंचर टूरिज्म, जो साहसिक जो यात्राएं करते हैं, और इसके अलावा प्लेजर कुछ है जो आनंद देने वाली जो टूरिज्म है। इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्टडी टूरिज्म होता है। एक होता है इंसेंटिव टूरिज्म, जो इंसेंटिव जो प्रोत्साहन देने के लिए जो है बनाते हैं। और एक अभी आजकल जो है वो बहुत सारे टूरिज्म को जुड़ गए हैं, हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इस तरह के कुछ प्रकारें हैं, बहुत सारे प्रकार है जो टूरिज्म के प्रकार है। इस पर हम ध्यान देंगे कि हर एक देश जो है वो अपना अपना तरीका से एक टाइप का टूरिज्म जो वो निर्माण करता है और उससे वो फ़ायदा भी उठाता है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, खास करके पूरे विश्व में जो एक आंकड़ा है, उन आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक आंकड़ा जो मैंने पढ़ा था कि 735 मिलियन डॉलर्स जो एनुअल इनकम है केवल इस पर्यटन के माध्यम से होता है। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखें पूरे वर्ल्ड का, जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, अगर जीडीपी की बात करें वर्ल्ड का, तो ये 40% जो जीडीपी है वो सिर्फ वो कंट्रीब्यूटेड टूरिज्म। दैट मीन्स 40% जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूटेड टूरिज्म। टूरिज्म ही जो है वो उस टूरिज्म की वजह से जो है वो 40% जो जीडीपी है वो बनता है। ऐसा एक बार और एक मजेदार चीज़ बता दें हम, कम से कम 250 मिलियन पीपल्स आर एंगेज्ड देमसेल्व्स, यानी कि दे आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली। 250 मिलियन लोग सीधे तौर पर जो है कोई ना कोई रोजगार में, यानी कि दे एम्प्लॉयड, कोई ना कोई रोजगार में जो वो जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स दे इन्वॉल्व्ड एम्प्लॉयमेंट।
250 मिलियन लोग इन्वॉल्व है डायरेक्टली, सीधे तौर पर, और इनडायरेक्टली जो है वो कई लोग हैं जो कोई ना कोई रोजगार से वो जो है जुड़े हुए हैं। अगर इनडायरेक्टली की बात करें, ज़्यादातर खास करके मान लीजिए एक होटल में आ गया, तो होटल में खाना बनाने वाले से लेकर उसको पानी पहुंचाने वाला, वो सब जो है इनडायरेक्टली है। और डायरेक्टली जो है वो जो नौकरी के रूप में करते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो 250 मिलियन से। अगर हम यहाँ का उदाहरण ले लें, खास करके अंडमान का, अगर अंडमान का उदाहरण ले लें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको कि बहुत सारे जो युवा है वो लगभग इसी में जो है वो लगे हुए थे, और उनको कई तरह के रोजगार से वो बिल्कुल रोजगार उनको मिल चुका था। लेकिन अभी जो है वो उनका परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी जो महामारी है उसकी वजह से जो है वो थोड़ा पीछे हट गए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा हो जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो अगर फिर हम वापस आते हैं, अगर टूरिज्म की बात ही करें, जो टूरिस्ट रीजन, जो पर्यटन के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर दुनिया के जो लोग हैं वो जाना पसंद करते हैं, अधिकतर जाना पसंद करते हैं। अगर ऐसे देशों को अगर देखें हम, जैसे अभी उत्तर जो विश्व के जो उत्तरी गोलार्ध में एकदम उत्तर में जो ठंड क्षेत्र है, तो ठंड क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं कुछ समय के लिए यूरोप के दक्षिणी भाग में। यूरोप के दक्षिणी भाग में मतलब वहाँ पर जो मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो कुछ समय के लिए, जो जैसे अभी हम लोग बोलते हैं पर्यटन का जो है कुछ समय सीमा होता है, तो उस समय सीमा में उस समय वहाँ पर गर्मी जो ज़्यादा रहता है, इसलिए ये नॉर्थ यूरोप वाले क्या करते हैं, जो ठंडे प्रदेश के लोग साउथ यूरोप में, यानी कि मेडिटेरेनियन जो रीजन है उस रीजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न जो पार्ट है भारत का, तो वेस्टर्न पार्ट में जो है वो यहाँ पर जो है खास करके जो वेस्टर्न पार्ट है ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो है वो खास करके जो पर्यटन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, गोवा है, इधर में मुंबई है, और इस तरह से और भी क्षेत्र है जहाँ यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऊटी, ठीक है, जो हिली एरियास है। तो वहाँ पर इस तरह से जो है वो इस क्षेत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो है पर्यटन आते हैं और ये जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम फिर थोड़ा बात करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो इसको प्रभावित करते हैं, हम जल्द से जल्द जो है वो इसको बताएंगे आपको कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है, जो कौन कौन से तत्व है जो टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोगों की जो आय है वो जब बढ़ जाता है तो लोग क्या करने लगते हैं, पर्यटन पर ध्यान देते हैं। लोग यहाँ वहाँ घूमने की बात सोचते हैं। जब आय बढ़ जाता है, समृद्धि हो जाता है घर में, तो लोग जो है दे कैन एफर्ट टू एंगेज देमसेल्व्स एज ए टूरिस्ट, तो वो अपने आप को जो है टूरिस्ट बनाने के लिए वो चले जाते हैं। ये हो गया इंक्रीज्ड इनकम। तो दूसरा हम लोग देखते हैं जो फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग देखते हैं आजकल जो है वो कुछ देशों में चार्टर्ड फ्लाइट भी है कि एक टूरिस्ट में एक पूरा फैमिली जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट को एंगेज करेंगे, वो जाएंगे, और उसमें जो इस तरह से जो है वो कभी कभी देखते हैं हम लोग इतना बिजी होते हैं कि अपनी जो थकावट को दूर करने के लिए, गेट रिड ऑफ वर्क स्ट्रेस, दे आल्सो गोइंग फॉर द टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट। और इसके अलावा और भी देखते हैं हम लोग, बड़े बड़े जो शिप होते हैं, जो क्रूज जो शिप है, तो वो भी जो है इस्तेमाल करते हैं आजकल, और वो भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टूरिज्म बोल सकते हैं इसको हम लोग। और इसके अलावा आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट और टीवी जो प्रोग्राम है, ये भी जो है वो टूरिज्म को इनकरेज करने में प्रमुख भूमिका जो है निभाते हैं। इसके अलावा एक बिल्कुल नया एक होता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में क्या होता है कि लोग अपने आप को इस नेचर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, और नेचुरल चीज़ों को, जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक जीवों को, और इनको देखने में जो वो जाना चाहते हैं, और बिना किसी प्राकृतिक वातावरण को डिस्टर्ब किए वो देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इको टूरिज्म, यानी कि उनको बिना छेड़छाड़ किए उनको देखना और उससे आनंदित लेना, ये हो गया इको टूरिज्म। और भी कुछ इसके बारे में बात करें तो टूरिज्म का, तो जो एट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट देखते हैं, अगर कोई जगह पर टूरिज्म को एक्सटेंड करता है, बोलने से क्या है, क्लाइमेट अच्छा हो, सूटेबल क्लाइमेट। दूसरा है लैंडस्केप, अगर लैंडस्केप
सुटेबल क्लाइमेट देखते हैं, लैंडस्केप अच्छा हो, जो पहाड़ वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। और कुछ जगह पर जो है हिस्ट्री एंड हार्ट, इतिहास को भी देखा जाता है, इतिहास में कुछ लोग देखने जाते हैं। और इसके अलावा देखते हैं हम लोग वहाँ का जो कल्चर है, कल्चर को पसंद करते हैं। और इस तरह से कल्चर भी जो है एक दूसरे को हम लोग, या तो वो टूरिस्ट हमसे ले जाता है या फिर हम उस टूरिस्ट को जो है वो अपने कल्चर को बताते हैं। इस तरह कल्चर भी जो एक प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा वहाँ का जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी, ये भी जो है उसको प्रभावित करता है। और आजकल एक नया टूरिज्म आया है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या है? मेडिकल टूरिज्म की बात करें जब हम, तो आजकल अभी देखते हैं हम लोग, व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विथ इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो दो पर्पज से आते हैं। एक तो अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए भी आ जाते हैं, और दूसरा उनका यहाँ पर घूमना भी हो जाता है। और एक आंकड़ा के मुताबिक 55,000 जो आंकड़ा हमारे किताबों में दिया हुआ है, तो उसी का अनुसार मैं बता रहा हूँ। 55,000 जो पेशेंट्स अपने इलाज के लिए भारत में आए थे। ये हो गया 2005 की बात, 2005 की बात कर रहे हैं हम लोग, कि 55,000 लोग जो पेशेंट है वो भारत में विजिट करे थे। अपने आप को कोई ना कोई अस्पताल में जो वो लाके खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरह से भारत में जो है बहुत सारे अस्पताल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के है, और वो इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो बच्चों, आज हम, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो निकलता जा रहा है, जो सीमा है, समय सीमा है, इसी सीमा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इस पार्ट का जो आखिरी एवं अगला जो हिस्सा है वो अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। और तब तक के लिए फिर एक बार टेक केयर।